नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टूडियो में। जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लवण के प्रमुख टोटल 6 प्रकार था, जिसमें आपको मैं 4 प्रकार बता चुका हूँ। लास्ट में धोने का सोडा था, आज उसके बाद है विरंजक चूर्ण और पीओपी बचा हुआ है। तो आज दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखिए, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों इसका परिभाषा है, दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप ये याद रख ले, CaOH2। अब देखिए इसका परिभाषा, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करो। शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे और ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण और पानी। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOClCl भी होता है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। इसका गुण, इसका भौतिक गुण होता है, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। याद रखिएगा, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है, क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ठीक, इसके जल का प्रभाव, अगर आप विरंजक चूर्ण को थोड़ा गर्म करिएगा तो वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में बदल जाएगा और उससे कैल्शियम क्लोराइड साइड हो जाएगा। तो इसका रासायनिक गुण, अनाद्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी है, कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस देता है। उसके बाद क्लोरीन गैस तथा कपड़ा तथा कागज़ को रंगने में यानी विरंजित करने में, आप कपड़ा को रंग सकते हैं और कागज़ को रंग सकते हैं। परिभाषा, ब्लीचिंग पाउडर जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, यह एक सफ़ेद दानेदार ठोस पदार्थ होता है जिसका उपयोग विरंजन, कीटाणु शोधन और अन्य प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में किया जाता है। दोस्तों इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है क्योंकि यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, यानी पीने के पानी को कीटाणुओं और बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए। उसके बाद दूसरा, विरंजक यानी रंगने में, कपड़ा, कागज़ और उद्योगों में लकड़ी और लुगदी और कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। यानी आप इसे कपड़ा को रंग सकते हैं, कागज़ को रंग सकते हैं, लकड़ी को रंग सकते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के निर्माण यानी CHCl3 के निर्माण में, प्रयोगशाला और उद्योग में क्लोरोफॉर्म के उत्पादन के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में होता है। ऑक्सीकारक के रूप में, विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद सिकुड़न रहित ऊन बनाने में, ऊन के फाइबर के उपचार के लिए ताकि वह सिकुड़न न हो, यानी आप गर्म पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर को देंगे और उसमें आप ऊनी कपड़ा को देंगे तो वह बिल्कुल सिकुड़ेगा नहीं और सीधा हो जाएगा, यानी लगेगा कि प्रेस किया हुआ है। अब पेरिस किसे कहते हैं यानी POP किसे कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। याद रखिएगा, CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O। याद रखिएगा, ये रासायनिक सूत्र होता है इसका। जिप्सम, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनता है। दोस्तों POP का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ये याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न और महत्वपूर्ण उपयोग है, आप इसको याद रखिए। सबसे पहले मूर्ति और सजावटी सामान के रूप में, यानी चिकना पेस्ट सांचों में ढालना आसान, यानी त्योहारों के लिए मूर्ति जैसे गणेश जी का, दुर्गा माता का, विभिन्न प्रकार की मूर्ति को बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम घर बनाते हैं तो उसके छत पे डिजाइन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए छत पे हम अगर डिजाइन बनाते हैं तो POP से बनता है। उसके बाद शल्य चिकित्सा में, मेडिकल यानी टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए, जैसे आपका जैसे कहीं किसी कारणवश आपका हाथ टूट गया तो उसमें POP के
माध्यम से उस हड्डी को एक जगह फिक्स किया जाता है। तो हड्डी की सेटिंग के बाद कठोर प्लास्टर, यानी आप सेटिंग कर दिए पीओपी से, फिर भी पीओपी का काम है आप ऊपर से, इस ऊपर से लेपा जाता है पीओपी को। तो हड्डी को प्राकृतिक रूप से जुड़ने के लिए स्थिरता देता है पीओपी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड के चौक, यानी आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वह पेंसिल बनता है पीओपी का। उसके बाद दांतों का नाप, जबड़े का मॉडल, जैसे आपका एक दांत टूट गया मान के चलिए, तो आप पीओपी से उस दांत का साइज और उसका नाप लेंगे कि इसको कितना साइज का दांत लगेगा और कितना साइज में इसको, किस मॉडल में इसको बनाना है। उसके बाद अग्निरोधक कटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों याद रहे, सीधे त्वचा पर न लगाएं, जमते समय गर्मी पैदा करता है और त्वचा जल सकती है। अगर आप इसको पानी में देंगे तो ये बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आप इसे जो पानी में देते वक्त इसे छूने का कम प्रयास करें। आगे चलते हैं, रवाकरण के जल किसे कहते हैं, याद रखें इसको किसे कहते हैं, यानी जल योजित लवण किसे कहते हैं। हाइड्रेट साल्ट, लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं वे जल योजित लवण कहलाते हैं, याद रखिएगा। जिन लवणों में रवाकरण के जल नहीं होते हैं वह अनाद्र लवण कहलाते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लवणों का पसीजना किसे कहते हैं, यानी प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं। परिभाषा, कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रतीत होती है तथा इन लवणों को वायु में खुला छोड़ने पर वे वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगता है, उसे हम प्रस्वेद लवण कहते हैं। उदाहरण, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, याद रखिएगा CaCl2। उपयोग, ठोस पदार्थ को शुष्क करने में, यानी ठोस पदार्थ को CaCl2 से युक्त डेसिकेटर में कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। गैस को CaCl2 से भरे नली से प्रवाहित कर शुष्क किया जाता है। उपयोग 3, द्रव को शुष्क करना, द्रव में अनाद्र CaCl2 के टुकड़े को मिलाकर हिलाने से द्रव अनाद्र हो जाता है। अनाद्र, याद रखिए दोनों मीनिंग गलत है, अनाद्र हो जाता है, अनाद्र हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को मैं ये चैप्टर 3 वीडियो में बता चुका हूँ, इसका एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का अधिक से अधिक आप जवाब कैसे देख सकते। सबसे पहले अम्ल, याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी धन आयन देता है, या नीले टेस्ट पदार्थ को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। परवल और दुर्बल अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में खट्टे होते हैं और नीले टेस्ट पदार्थ को लाल कर देता है, धातु के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, उसे अम्ल कहते हैं। तो क्षार चलते हैं, उसके क्षार किसे कहते हैं, यानी स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। आर्यस, यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह लाल लिटमस पदार्थ को, यानी इसका उल्टा, यह नीले को लाल करता था और यह लाल को नीला कर रहा है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद परिभाषा, वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता था, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसके बाद कहते हैं क्षार किसे कहते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। ये रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और अम्ल, भस्म और लवण का पीएच मान, याद रखिएगा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन यानी लवण का पीएच मान 7 होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये याद रखना आपको अत्यंत जरूरी है। धातु के रसायन मूलतः भस्म होते हैं, अधातु के ऑक्साइड मुख्यतः अम्लीय होते हैं। उसके बाद अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसको आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है, ये सूत्र याद रखना अत्यंत जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। उसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ये सूत्र होता है। उसके बाद जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। उसके बाद होता है धोने का सोडा, Na2CO3,
यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पढ़ाए थे लवण का प्रकार 6 होता है, जिसमें आपको एक इसमें नहीं दिया हुआ है NaCl, याद रख लीजिए, इसको साधारण नमक बोलते हैं और यह सोडियम क्लोराइड होता है। ये सूत्र आपको बहुत काम देगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।